हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका। दिस इज़ अ 13th लेक्चर ऑफ माय पॉलिटी लेक्चर सीरीज़। और आज मैं बात करूंगा प्रेसिडेंट पार्ट 2। बेसिकली ये कंटिन्यूशन में लेक्चर है। मैंने जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट किया था अपने लास्ट के लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 12 था। उसके आगे की बात मैं इस लेक्चर में मैं करूँगा। ठीक है, प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, क्या क्या कंप्लीट कर चुका हूँ वो है प्रेसिडेंट में बता चुका हूँ, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे इलेक्शन होता है वो बता चुका हूँ, कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को वो मैं बता चुका हूँ, पूरा प्रोसेस क्या होता है इलेक्शन का वो मैं बता चुका हूँ, वैल्यूज़ ऑफ वोट ऑफ एमपीज़ एंड एमएलए क्या वैल्यूज़ होती है वोट की, एमपी और एमएलए के वोट की क्या वैल्यूज़ होती है वो मैं बता चुका हूँ, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है एक प्रेसिडेंट की वो मैं बता चुका हूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो बता चुका हूँ, कितने टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं, उन प्रेसिडेंट ऑफिस कितने टर्म के लिए होता है वो बता चुका हूँ, वैकेंसी कैसे जनरेट होती है प्रेसिडेंट ऑफिस में, मैं ये सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी पार्ट 1 में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों ने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 में आइए। और पार्ट 1 का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली आप उसको देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस पर फर्स्ट पार्ट का लिंक देख सकते हो, आप उसमें क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कंप्लीट करने वाला हूँ बेसिकली आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, कैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, क्या क्या पावर्स और फंक्शंस है हमारे प्रेसिडेंट की। ठीक है, अब प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है बेसिकली। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा इस लेक्चर में। एंड फाइनली मैं बात करूंगा पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास कुछ पार्डनिंग पावर होती है उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के बारे में। तो आर्टिकल 61 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के बारे में बताता है। तो बेसिकली कैसे इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, सबसे पहले किस ग्राउंड में होता है मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुका हूँ। एक ही ग्राउंड है जिसमें हमारे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, वो क्या है, अगर प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करेगा। ठीक है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इस ग्राउंड पे बेस पे ही हम किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, जो इससे रिलेटेड जो रिजोल्यूशन होता है ना, और रिजोल्यूशन इन दिस रिगार्ड कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, देखो दो हाउस है हमारे पार्लियामेंट में, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। ठीक है, इसके रिगार्ड में जो रिजोल्यूशन है ना वो किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि इंट्रोड्यूस हो चुका है किसी भी हाउस में। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस मस्ट बी सपोर्टेड इट एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, कम से कम 25% ऑफ मेंबर्स ऐसे होने चाहिए हाउस के जो कि सपोर्ट करे इस रेजोल्यूशन को। जब ये इंट्रोड्यूस हो रहा हो, ये इम्पीचमेंट प्रोसेस जब ये इंट्रोड्यूस हो रहा हो किसी भी हाउस में जिसमें भी इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके 25% जो है इसको सपोर्ट होने चाहिए आफ्टर इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोड्यूस होने के बाद हमें 14 दिन का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को, बट 14 days नोटिस इज गिवन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, आफ्टर इंट्रोडक्शन 14 दिन का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द रिजोल्यूशन हैज टू बी पास बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस आफ्टर द लैप्स ऑफ 14 days नोटिस। अब 14 दिन निकल गए हैं, जब 14 दिन निकल जाते हैं तो जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे इस रिजोल्यूशन को पास किया जाएगा। कब, जब मेजोरिटी होगी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जितने मेंबर है उस हाउस में उसमें कम से कम 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो इस रेजोल्यूशन को पास करे, तभी ये रेजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, आफ्टर दैट 4 पॉइंट क्या बोलता है, आफ्टर दैट द रेजोल्यूशन विल गो टू द सेकंड हाउस। ठीक है, अब एक हाउस में तो ये पास हो चुका है, अब इसके बाद क्या होता है कि अब ये जो रेजोल्यूशन है अब ये सेकंड हाउस के पास जाएगा। द सेकंड हाउस विल एक्ट एज द इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। ठीक है, अब ये जो सेकंड हाउस है ना ये किसकी तरह, ये एक इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह काम करेगा। अब ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई प्रेसिडेंट ने सच में वॉयलेट किया है, ये हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ या कोई कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, सेकंड हाउस करेगा, जो भी दूसरा हाउस होगा। ठीक है, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह एक्ट करेगा, अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोकसभा हमारा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अब रिजोल्यूशन सेकंड हाउस में चला जाता है और सेकंड हाउस एक्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, द हाउस कैन कंस्टिट्यूट अ कमिटी और
द होल हाउस कैन बी लुक इनटू द एलिगेशन। अब क्या करेगा हाउस, क्या करेगा, या तो कोई एक कमिटी बना देगा, ठीक है, कि भाई नहीं जाओ एक कमिटी बना देते हैं, तुम चेक करो कि प्रेसिडेंट का मतलब किस ऐसा क्या चीज़ है जो इन्होंने वायलेट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि पूरा का पूरा हाउस इस चीज़ में लग सकता है, मतलब पूरा का पूरा हाउस इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है, इस एलिगेशन को देख सकता है। अब हमारा 6 पॉइंट क्या बोलता है, द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू डिफेंस हिमसेल्फ आइदर पर्सनली और थ्रू द अटर्नी ऑफ हिज चॉइस, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो अपने आप को डिफेंस कर सकता है, अपने आप को बेकरार प्रूफ कर सकता है, ठीक है, चाहे वो पर्सनली कर सकता है या फिर किसी भी अटर्नी जनरल के थ्रू कर सकता है, किसी भी अटर्नी के थ्रू कर सकता है अपनी चॉइस का, ठीक है। अब 7 पॉइंट क्या बोलता है, इफ द सेकंड हाउस आल्सो पास द रेजोल्यूशन बाय अ मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस देन द प्रेसिडेंट इम्पीच्ड। अब क्या होता है, अगर ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो भी होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस जो है, अगर वो उनको सही लगता है या पता चल जाता है कि हाँ प्रेसिडेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट किया हुआ है, ठीक है, वायलेशन किया है, तो तब सेकंड हाउस क्या करेगी, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी से, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन को पास करेगी, और पास करने के बाद जैसे ही पास हो जाता है तो हमारा प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो जाता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ द होल प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक वे में ऐसे ही चलता है, ठीक है, और यही एक तरीका होता है कि एक प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए, ठीक है। हम बात करते हैं पावर एंड द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो बेसिकली हमारे जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स तो बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी पावर्स हैं और काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो वो करता है, ठीक है। तो पावर्स कौन कौन सी हैं, वो है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, मिलिट्री पावर्स हैं और इमरजेंसी पावर्स हैं, ठीक है। अब मैं इन सब के बारे में बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में। द डिसीजन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी डिसीजन होते हैं ना यूनियन एग्जीक्यूटिव के, ये प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ही हैज़ द पावर ऑफ अपॉइंटिंग एंड रिमूवल। इसके पास पावर होती है कि अपॉइंटमेंट की और रिमूवल की, इसके पास पावर होती है, ठीक है। अभी किस किस को अपॉइंट करता है, ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स विद द कंसल्टेंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैग के मेंबर्स को करता है, यूपीएससी के मेंबर्स को करता है अपॉइंट, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को करता है। ऐसे कई सारे इसके पास अपॉइंटमेंट के रिमूवल की पावर है, ठीक है। और इसके पास पावर है कि इन सबको रिमूव भी कर सकता है ये, ठीक है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, और भी कई सारी पावर्स है, ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेकंड आती है इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स। अब लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, ही गिव एसेंट टू द बिल। देखिए अब दो चीज़ होती है, एक होता है बिल और एक होता है एक्ट, और वी कैन से लॉ, ठीक है। बिल लॉ या फिर एक्ट में कब कन्वर्ट होता है, जब प्रेसिडेंट साइन करता है, जब प्रेसिडेंट अपना एसेंट देता है उसमें, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एक मेन अथॉरिटी है, जब किसी भी बिल में प्रेसिडेंट फाइनली जब साइन करेगा तब जाके वो एक्ट बनेगा या फिर लॉ बनेगा, ठीक है। तो ही गिव द एसेंट टू अ बिल, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ही समन्स एंड प्रोड्यूस द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक है। ये पार्लियामेंट के सेशन को बुला सकता है, उसकी मीटिंग को बुला सकता है, ठीक है, उसकी मीटिंग को होल्ड कर सकता है और लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। ये पावर्स होती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ही एड्रेसेस द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। जो भी पहला सेशन होगा ना साल का, ठीक है, उसको ये एड्रेस करेगा, उसके जॉइंट सेशन को ये एड्रेस करेगा। जो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन होता है उनको ये एड्रेस करेगा, ठीक है, जो भी फर्स्ट सेशन होता है एक साल पहले साल का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, ही कैन सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट। ये कोई भी मैसेज भेज सकता है पार्लियामेंट को। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, ही नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा एंड 2 मेंबर्स इन द लोकसभा। इसके पास पावर्स होती है कि ये नॉमिनेट कर सकता है 12 मेंबर्स राज्यसभा में और 2 मेंबर्स लोकसभा में, ठीक है, ठीक है। 6 पॉइंट क्या बोलता है, ही प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब क्या होता है ना कि 2 सेशन हो रहे हैं, ठीक है। अब सेशन होता है पार्लियामेंट के अंदर जहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स आते हैं, बैठते हैं और मीटिंग करते हैं, ठीक है। अब किसी भी 2 सेशन के बीच में जो गैप होता है ना उसको बोलते हैं हम रेसेस, ठीक है। तो अब उस टाइम पे जब हमारी पार्लियामेंट की सेशन नहीं बैठा, मीटिंग नहीं बैठी है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास पावर होते है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकता है और उसके थ्रू कोई भी एक्ट और कोई भी लॉ बना सकता है वो, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस की पावर होती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है।
कब? जब हमारा सेशन नहीं बैठा हो, जब हमारा पार्लियामेंट नहीं बैठा हो, या फिर रेसेस के टाइम पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की। क्या क्या फाइनेंशियल पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास? मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रीवियर रिकमेंडेशन। जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करेगा तब तक मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा पार्लियामेंट में, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? ही कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हुआ जो यूनियन बजट होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही ग्रांट्स जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। देखो अब क्या होता है कि इमरजेंसी के केस में प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है कि वो कुछ पैसा निकाल सकता है कंटीजेंसी फंड से, हमारे जो इंडिया का है, किसके लिए? कि वो कुछ भी जो इमरजेंसी कंडीशन है उसको फुलफिल कर सके, उसको टैकल कर सके उस चीज़ के लिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? ही कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। प्रेसिडेंट एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करता है हर 5 साल बाद, ठीक है, इस चीज़ के लिए कि वही रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, वो सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। हम आते हैं जुडिशियल पावर में, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोलता है? ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके पास पावर होती है कि अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस एंड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, ठीक है। ये एक एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन, कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। हाउएवर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जो भी एडवाइस देते हैं सुप्रीम कोर्ट वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट का मन है कि वो माने या ना माने, ये उनके पास पावर है, ठीक है, पर वो एडवाइस ले सकते हैं किसी भी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन से, ठीक है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट इन और सस्पेंडेड, रिमाइट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। अब सब टर्म का मतलब मैं आगे बताऊंगा, आगे मैंने इसके ऊपर पूरा एक पूरा का पूरा टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। भी आप इतना जान लीजिए कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो किसी की माफ़ी, किसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, किसी की डेथ सेंटेंस को हटा सकते हैं, किसी को फांसी होने वाली है उसको हटा सकते हैं। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ये कुछ कुछ केसेस है, किस केस में ऐसा ये लोग ये कर सकते हैं, जो प्रेसिडेंट है किस केस में कर सकते हैं। ये केस यहाँ पे आप, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय द कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल के केस में प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ, ठीक है। यूनियन लॉ से रिलेटेड है, अगर कोई भी ऑफेंस करता है, ठीक है, कोई भी ऑफेंस होता है यूनियन लॉ से रिलेटेड, फिर प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑल केस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ। अगर कोई भी जुडिशरी सेंटेंस ऑफ डेथ देती है किसी भी कन्विक्ट को, ठीक है, तो उस केस में अपनी ये पावर यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स की। पहला पॉइंट क्या बोलता है? द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही जो हमारी जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट होते हैं ना, वो नेगोशिएट किए जाते हैं और उन ट्रीटीज़ पे साइन किया जाता है हम प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? ही रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम एंड अफेयर्स। प्रेसिडेंट ही होता है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है हमारे इंटरनेशनल फोरम पे और अफेयर्स में, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स में। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? ही सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर एंड सो ऑन। अब क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट ही होते हैं जो कि हमारे एम्बेसडर्स को, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में भेजते हैं और दूसरी कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर्स और कमिश्नर्स आते हैं उनको वो रिसीव करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ही जाके रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये डिप्लोमेटिक पावर्स है हमारे प्रेसिडेंट की। चलिए अब हम बात करते हैं मिलिट्री पावर, ठीक है। ही इज़ अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। भाई हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो जितनी भी डिफेंस फोर्स है हमारे इंडिया की, उनका सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है। इन दैट कैपेसिटी ही अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड द एयर फोर्स, ठीक है। हमारी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, इनके चीफ हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है।
यह है मिलिट्री पावर किसकी, हमारे प्रेसिडेंट की। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब क्या है कि यही प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी कंट्री से वॉर या फिर पीस। ठीक है, इनके पास पावर होती है कि ये वॉर और पीस को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है तब अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वही उनके बोलने पे ही वॉर हो सकते हैं, उनके बोलने पे ही पीस हो सकता है। ठीक है, तो उनके पास ये पावर है। चलिए हम बात करते हैं इमरजेंसी पावर की। द प्रेसिडेंट इज द सोल अथॉरिटी टू प्रोक्लेम्ड ऑल टाइप ऑफ इमरजेंसी। देखो 3 टाइप की इमरजेंसी है, ये मैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब मैं इमरजेंसी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप की इमरजेंसी है, ये किसके हाथ में होती है, ये प्रेसिडेंट के हाथ में ही होती है। ठीक है, 3 टाइप की इमरजेंसी कौन कौन सी है, नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में है। सेकेंड होती है स्टेट इमरजेंसी और वी कैन से प्रेसिडेंट रूल, वो आर्टिकल 356 बोलता है। और थर्ड होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 है। इनको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बाद में, जब मैं इमरजेंसी पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी आप बस इतना जान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी ये 3 टाइप की इमरजेंसी है। ठीक है, जिसकी प्रेसिडेंट की ही पूरी सोल अथॉरिटी होती है इस इन इमरजेंसीज में। ठीक है, वही ये इमरजेंसी लगा सकते हैं, वही इमरजेंसीज हटा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस अभी आप इतना ध्यान रखिए प्रेसिडेंट के तौर पे अभी तक। ठीक है, जब मैं इमरजेंसी पढ़ाऊंगा तब मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वहाँ पे कि इन इमरजेंसी में होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है। चलिए अब आप सोच रहे होगे फ्रॉम ऑल दीज पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट कैन वी से दैट प्रेसिडेंट इज डिक्टेटर। अब ये सब पावर्स जो हमने पढ़ी हैं, हमने देखा अभी सारी पावर्स है उनके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव से लेके लेजिस्लेटिव से लेके तुम्हारी मिलिट्री पावर से लेके इमरजेंसी पावर से लेके सारी पावर्स उनके पास है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं भी हमारा प्रेसिडेंट है वो डिक्टेटर है, नहीं, ऐसा नहीं है, हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके हिसाब से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो डिक्टेटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट है क्या बेसिकली। ठीक है, देखो इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट इज द नॉमिनल हेड एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द रियल हेड। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम जानते हैं हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना वो नॉमिनल हेड होता है बस। ठीक है, वो रियल हेड नहीं होता। जो रियल हेड होता है वो हमारा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, वो हमारा रियल हेड होता है। ठीक है, एज इंडिया इज हैविंग अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which vested the executive power of the union in the hand of president has to be read along with the article 74 of the constitution which holds that there shall be the council of ministers with the PM as the head to aid and advise the president who shall act on such an advice। देखिए अब ये क्या बोलता है, हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आर्टिकल 53 है जिसमें हमारे प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं साथ में किसके साथ, आर्टिकल 74 के साथ। बेसिकली आर्टिकल 53 को हम पढ़ते हैं आर्टिकल 74 के साथ, जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि भाई हमारे इंडिया के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होने चाहिए। ठीक है, विद पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होने चाहिए, साथ में पीएम प्राइम मिनिस्टर जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि उनको कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, उनको एडवाइस करेगा कि उनको कैसे काम करना चाहिए, कैसे अपने फंक्शन को, अपनी पावर्स को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और प्रेसिडेंट को उस एडवाइस में एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उस प्रेसिडेंट को उस एडवाइस में उनकी एडवाइस से ही चलना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हमारे प्रेसिडेंट का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रेसिडेंट इज द रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट, कि भाई हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हमारा प्रेसिडेंट है वो कुछ नहीं है, इसको जितना खींचो खींचेंगे, मतलब प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है सब चीज़ें, प्रेसिडेंट का कुछ वो नहीं है, वो तो बस एक तरीके से रबर स्टैम्प की तरह है, जितना खींचना है खींचो, जितना छोड़ना है छोड़ो। ठीक है, तो इसका आंसर है नो, बड़ा नो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो एक तरीके से मतलब कि बस एक रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट है हमारा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स भी है। ठीक है, अब वो कौन कौन से डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास, देखो सबसे पहला जो है वो क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर
when no party has been clear majority in the Lok Sabha or when the prime minister in office dies suddenly and there is no obvious successor। पहला पॉइंट क्या बोलता है, पहला जो डिस्क्रिशनरी पावर क्या है कि देखो अभी तक क्या होता है कि जैसे जो पार्टी मेजोरिटी में वो जीती, ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार होता है पार्टीज जो है मेजोरिटी में नहीं आती, ठीक है। देखो अभी तक क्या है कि जो पार्टी है अगर मेजोरिटी में है उनका कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। अब उस केस में जहाँ पे जो हमारी पार्टीज जो हैं वो मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है, मेजोरिटी में नहीं है, मतलब कि सब पार्टीज के जो है एक जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उन्होंने पार नहीं किया हुआ है, तब हमारे प्रेसिडेंट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो किसी को भी, ठीक है, किसी को भी उनमें उन पार्टी में से किसी भी पार्टी के मेंबर को वो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, ठीक है। तो ये एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। इस केस में एक तो ये डिस्क्रिशनरी पावर हो गई। सेकंड बात क्या है इसमें कि अब क्या होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की सडनली डेथ हो जाती है और कोई भी ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, तब प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी मेंबर को प्रेसिडेंट की पोस्ट में बिठा सकता है, ठीक है। तो ये पावर होती है, एक डिस्क्रिशनरी पावर है किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, ठीक है। अगर जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं प्रूव कर पाते लोकसभा में, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो उसको डिसॉल्व कर देता है, उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व कर देता है, या फिर वी कैन से कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लग जाता है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व कर सकता है, डिसमिसल कर सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई लोकसभा को पूरे लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर होती है, कब, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर दे, ठीक है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी मेजॉरिटी को लॉस कर दे, ठीक है, इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, अगर उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, डिसोल्यूशन कर सकता है लोकसभा का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, अंडर आर्टिकल 78 द पीएम ड्यूटी बाउंड टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन इंक्लूडिंग इंटेंडेड लेजिस्लेशन। देखो अब कोई भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि वो कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा प्रेसिडेंट से और उनको बताएगा कि जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में, ठीक है। फिफ्थ डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है कि भाई जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास वीटो पावर होती है। अब कौन कौन सी वीटो पावर होती है, देखो दो टाइप की वीटो पावर होती है, एक होती है सस्पेंसिव वीटो पावर, एक होती है पॉकेट वीटो पावर, ठीक है। एक सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ नॉन मनी बिल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन सेंड इट टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स रिकंसिडरेशन ओनली फॉर वंस। सस्पेंडिव वीटो में क्या होता है कि अगर कोई बिल आया, ठीक है, नॉन मनी बिल होना चाहिए और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होना चाहिए, ठीक है, ये आया प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए, ठीक है, उनका एसेंट देने के लिए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वो एक बार उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है पार्लियामेंट के पास कि नहीं भाई एक बार चेक कर लो, देख लो कि ये गलत है। अगर प्रेसिडेंट के हिसाब से कुछ भी गलत होता है उसमें, तो इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, ये सिर्फ एक बार कर सकते हैं वो, ठीक है। पॉकेट वीटो में क्या होता है, द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ एनी नॉन मनी बिल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन डिक्लेयर दैट ही इज विद होल्डिंग द एसेंट, ठीक है। अब क्या होता है कि अब बिल आया, ठीक है, अब प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया तो उसके पास पॉकेट वीटो एक पावर होती है जिसमें वो बोलता है कि भाई मैं इस बिल को अपने पास होल्ड करके रखता हूँ, मैं इसमें साइन नहीं करूंगा, ठीक है, और जब तक साइन नहीं होगा वो बिल कभी एक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये दो पावर होती है और ये दो पावर डिस्क्रिशनरी पावर है हमारे किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो मैंने आपको बताया था, जो एक उनका जुडिशियल पावर थी ना प्रेसिडेंट की, अब ये उसके मैं थोड़ा सा और अच्छे से इलेबरेट करके यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू अ पर्सन हु हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन ऑल केस वेयर द punishment or sentence is for an offense against a union law. Second, the punishment or sentence is by the court martial. Third, the sentence is a sentence of death. ठीक है, तो आर्टिकल 72 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है, वो पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो भाई पार्डन, वो माफ कर सकता है किसी भी पर्सन की सजा, ठीक है। अब किस केस में,
या तो वो यूनियन लॉ के अंदर आए, ठीक है, उसने ऑफेंस किया हो यूनियन लॉ के अंदर, ठीक है, अगेंस्ट अ यूनियन लॉ। सेकंड क्या है, या कोर्ट मार्शल के थ्रू किया हो, या थर्ड क्या है, या उस पर्सन को किसी भी जुडिशरी ने, किसी भी कोर्ट ने डेथ ऑफ सेंटेंस सुनाया हो। उस केस में हमारा प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन ग्रांट कर सकता है, ठीक है, तो उस पर्सन को माफ़ कर सकता है, उसकी सज़ा कम करा सकता है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो बेसिकली द पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। अब ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंट है, अगर ये पावर खुद की एक प्रेसिडेंट की पावर है, ये जुडिशरी से कोई रिलेशन नहीं है इसका, तो ये इंडिपेंडेंट है किसके, जुडिशरी के। और ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है किसकी, हमारी प्रेसिडेंट की, और वी कैन से जुडिशरी पावर है हमारी किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। अब बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है, क्या क्या चीज़ें है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो 5 टर्म्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड द फॉलोइंग, ठीक है। अब कौन कौन क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है इस पार्डनिंग पावर में, देखो सबसे पहला होता है पार्डन। इसका मतलब होता है इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन, कंप्लीटली एब्सॉल्व द कन्विक्शन फ्रॉम ऑल सेंटेंस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। पार्डन में क्या होता है, पार्डन में क्या होता है कि भाई उसकी जितनी भी जो भी सज़ा है, चाहे उसको सेंटेंस चाहे उसको जेल जाने की सज़ा लिखी हो, ठीक है, या कोई भी उसके कन्विक्शन है, कुछ भी है, उन सब से वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास है पावर होती है कि उन सब से वो रिमूव कर दे, कंप्लीटली उसको छोड़ दे, ठीक है, कि चलो ठीक है, अगर तुमने कोई गलती की है माफ़ कर दिया उसको, एक कंप्लीटली माफ़ कर देते हैं उसको, ठीक है, सारी उनकी सेंटेंस जितने भी उसने क्राइम किए हैं उससे, ठीक है, और या फिर जो भी उनको पनिशमेंट मिली है कोर्ट के थ्रू, उन सब पनिशमेंट से एकदम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, कम्यूटेशन। इसका मतलब क्या है, इट डोनेट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। अब क्या है कि इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट अगर कोई पनिशमेंट दिया, वो पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दे। जैसे 10 साल की जेल है, ठीक है, तो वो कहेगा नहीं यार चलो ठीक है 10 साल की नहीं 2 साल की जेल, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ कि लाइटर फॉर्म में हो गया ना, कम जेल हो गई, देखते इसको बोलते हैं कम्यूटेशन, ठीक है। रिमिशन, रिमिशन का क्या मतलब है, इट इम्प्लाइज रिडक्शन द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे जो भी सेंटेंस का पीरियड है उसको कम कर देना, पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती, जो हार्डनेस है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बट लेकिन अगर उसको काला पानी के अंदर जेल के अंदर जाना है तो उसको काला पानी जेल के अंदर जाना होगा। पर इस केस में क्या होगा कि 10 साल का है, अगर 10 साल का है तो 5 साल हो जाएगा, ठीक है। पर अब आप बोलोगे कि रिमिशन और कम्यूटेशन में डिफरेंस क्या है, फिर कम्यूटेशन में क्या है ना कि एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दूसरे फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने कोई ऐसा कोई क्राइम किया कि जिससे मैंने एनवायरनमेंट और मेरे आसपास के लोग जो हैं वो उनको परेशानी हुई, ठीक है। तो अब उसकी सज़ा कोर्ट ने सुनाई कि नहीं भाई तुम्हें 2 साल की सज़ा है, ठीक है। पर मैं प्रेसिडेंट के पास जाता हूँ, मैं प्रेसिडेंट से बोलता हूँ कि ठीक है मैं एनवायरनमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशन दूंगा, ठीक है, मैं गरीब लोगों की हेल्प करूंगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कहता है चलो ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम 2 लाख रुपए दो, ठीक है, और इन 2 लाख रुपए जो है वो तुम्हें यूज़ करने पड़ेंगे किसमें, तुम्हारे एनवायरनमेंट डेवलपमेंट में। तो एक तरीके से लाइटर फॉर्म की एक पनिशमेंट हो गई, ठीक है। मेरी 2 साल की सज़ा माफ़ करके मुझे ये पैसा दे के, ठीक है, मैं छूट सकता हूँ। तो ये आ जाता है कम्यूटेशन में, ठीक है। रिमिशन में क्या होगा, नहीं भाई अगर जेल हुई है तो जेल होगी, बेशक 2 साल से 1 साल की हो जाए, ठीक है, पीरियड कम हो जाता है, पर लेकिन जो पनिशमेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ होता है रेस्पाइट। रेस्पाइट में क्या मतलब है, इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनल awarded due to some special act such as the physical disability of the convict or the pregnancy of the woman offender, ठीक है। अब क्या होता है ना कि अब जैसे कोई पर्सन है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या फिर कोई वुमेन है वो प्रेगनेंसी में है, ठीक है, तो उनकी जो सेंटेंस है ना वो कम कर देते हैं, उनका जो भी सेंटेंस है, जो भी पनिशमेंट है वो कम कर देते हैं, ठीक है, जो भी ओरिजिनल दी गई है उससे कम कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिस्पाइट, ठीक है। और ये किस केस में होगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मतलब कुछ स्पेशल फैक्ट्स में ही होगा, कुछ स्पेशल केसेस में ही होगा, जैसे कि अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, या फिर प्रेगनेंसी के केस में, इन केस में ऐसा होता है सिर्फ, ठीक है। अब रिप्राइव क्या होता है, ठीक है, रिप्राइव का मतलब क्या होता है, इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। अब क्या होता है कि अगर जैसे किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया, ठीक है,
अब क्या है ना कि कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड के लिए इसकी जो पनिशमेंट है ना उसको पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, या फिर थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको पोस्टपोन कर देते हैं। क्यों? अब इसका मेन मकसद क्या होता है? इसका मेन मकसद होता है कि भाई वो जो पर्सन है, ठीक है, उसको प्रेसिडेंट से पार्डन या फिर कम्यूटेशन का ये जो पावर है प्रेसिडेंट का वो मिल जाए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टाइम मिल जाए उनको, उस पर्सन को, कि भाई उसको पार्डन या फिर कम्यूटेशन का ये जो पावर है वो मिल जाए, प्रेसिडेंट उनको पार्डन और कम्यूटेशन दे दे, ठीक है, एक तरीके से। तो इसका ये मतलब है। अब ये जो पार्डनिंग पावर्स है ना, ये प्रेसिडेंट के पास भी होती है, गवर्नर के पास भी होती है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के पावर्स में, ठीक है। अब पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब क्या होता है ना, प्रेसिडेंट पार्डन सेंटेंस दे सकता है, पार्डन ग्रांट कर सकता है, ठीक है, किस केस में? कोर्ट मार्शल के केस में। बट लेकिन गवर्नर कोर्ट मार्शल के केस में ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी पार्डन पावर नहीं दे सकता, कोई भी पार्डन ग्रांट नहीं कर सकता किसी को, ठीक है। किस केस में? कोर्ट मार्शल के केस में। कोर्ट मार्शल के केस में सिर्फ किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट क्या है? द प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस व्हाइल द गवर्नर कैन नॉट, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो भाई माफ़ कर सकता है, अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है, सजाए मौत दी गई है, तो उसको माफ़ कर सकता है, बट लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती है। इवन इफ द स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब डेथ सेंटेंस, द पावर टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट एंड नॉट द गवर्नर, ठीक है। चाहे स्टेट लॉ डेथ सेंटेंस सुनाए किसी भी पर्सन को, तब भी गवर्नर के पास पावर नहीं होती है, और सिर्फ किसके पास पावर होती है? प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। सिर्फ यही डिफरेंस है पार्डनिंग पावर गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में, ठीक है। चले, अब ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि रिलेट करते हैं किससे? प्रेसिडेंट से। तो आप प्लीज़ यहाँ पे मेरी वीडियो को पोस्ट करिए, ठीक है, और आप इन सब आर्टिकल को पढ़ लीजिए। ये जो साइड में लिखा हुआ है, ये जो साइड में है, ये आर्टिकल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे है किस आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आर्टिकल 52 क्या है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। 53 क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर्स बताता है। 54 क्या है? इलेक्शन बताता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना खुद से, ठीक है। एक ये है और एक ये है, यहाँ पे आप पॉज करिए और इसको पढ़िए, ठीक है। और ये सारे आर्टिकल्स आपको पता होंगे तो अच्छा, ये रिलेट करते हैं किससे? प्रेसिडेंट से। जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो मैं आपको अपने लेक्चर के लास्ट में बता दिया करूँगा, जैसे मैंने ये डाला है ऐसे ही मैं वो भी डाल दिया करूँगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ख़त्म होता है, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोज़ यार। मेरा एक पेज है, फेसबुक पेज है SSC बाबा के नाम से, आप प्लीज़ उधर भी लाइक कर सकते हो। मैं वहाँ पे अपडेट्स डालता रहता हूँ, मैं वहाँ पे काफ़ी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। और जो भी अगर कोई मेरा नया वीडियो आता है तो मैं वहाँ पे भी अपडेट करता हूँ। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।